अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4E को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4E जो है वो बेस करती है टॉपिक फार्मूला के ऊपर। यह सब टॉपिक इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज चैप्टर 4 का जो मेन टॉपिक था आपका वो था नंबर पैटर्न, जिसमें आपने नंबर के सीक्वेंसेस देखे कि नंबर को किस सीक्वेंस में लिखा जा सकता है, सीक्वेंसेस कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद आपका टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ अलजबरा, और फिर आप लीनियर इक्वेशंस को देखे तक 4D तक आपकी जो है वो लीनियर इक्वेशन अलजबरा की बेसिस आप सारी क्लियर कर चुके हैं। अब पूछने वाला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल ऑफ अलजबरा के अंदर यानी ऐसे चैप्टर के अंदर फार्मूला का नाम कहाँ से आया और यह सब टॉपिक कैसे क्रिएट हुआ। इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है जो आपको ये बात समझा देगी कि फार्मूला का रिलेशन क्या है अलजबरा के साथ, और अलजबराइक जो एक्सप्रेशंस हैं, जो अलजबराइक टर्म्स हम पढ़ रहे थे, जो बेसिस ऑफ अलजबरा थी, उसमें हमें फार्मूला को कैसे देखना पड़ा। सो डेफिनेशन देखें कि इन जनरल अ फार्मूला एक्सप्रेसेस अ रूल इन अलजब्राइक टर्म्स, कि जो भी हम एक रूल बनाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जब उसको जनरली हम लिखने लगते हैं तो हम किस में लिखते हैं उसको, हमेशा अलजब्राइक टर्म्स के अंदर। इसीलिए ये जो अलजब्राइक टर्म का वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यही वजह है कि हम अलजबरा के चैप्टर के अंदर जहाँ पे अलजबरा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था इक्वेशन की फॉर्म में, वहाँ फार्मूला का नाम देखने जा रहे हैं और फार्मूला को हम पढ़ेंगे। इट मेक्स यूज़, यानी फार्मूला क्या चीज़ करता है, वो जो रूल हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं टू राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन, यानी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन किसी को देनी होगी तो वो वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। और हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ अलजबरा चैप्टर नंबर 4B के अंदर, कि 4B एक्सरसाइज जो है सॉरी, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी आप वेरिएबल लिखेंगे यानी लेटर्स लिखेंगे इंस्टेड ऑफ नंबर्स, तो उसको अलजबरा कहा जाएगा। तो यही वजह है कि अलजबरा को रिलेटेड फार्मूला के साथ, और फार्मूला में हम वेरिएबल्स को लिखते हैं। अब यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको फॉर्मूला लिखना है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे बताएं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप क्लास 5 से आगे ऑनवर्ड देखते आते हैं इन चीज़ों को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कोई भी ऐसी शेप जो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, जब भी आपको उसका एरिया फाइंड करने का कहा जाएगा, सो आपको पता है इजीली कि एक रूल बनाया हुआ है, ये रूल ऑलरेडी बना हुआ है कि आपने लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है, सो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन जब इस रूल को मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखता हूँ, जब फॉर्मूला बनाने जाता हूँ, दैट मीन इसको जब मैं और लिख के लिख रहा हूँ, जब एरिया को मैं कैपिटल ए से डिनोट करूँ, ये आपने देखा होगा लिखा हुआ कहीं पे, और जब लेंथ को मैं स्मॉल एल से और मल्टीप्लाई को एज इट इज़ और ब्रेड्थ को बी से लिखूँ, सो ये ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी है। ये बेसिकली फार्मूला लिख दिया मैंने। क्यों? तो मैंने एक जनरल रूल जो था उसको वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा, तो मेरा फार्मूला बन गया। अब मेरे पास बहुत इजी है, जब मुझे एरिया फाइंड करना हो और मुझे लेंथ की वैल्यू पता हो, यानी मुझे कहा जाए लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताएं एरिया क्या होगा। आप जस्ट लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करेंगे, आप कहेंगे एरिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, और सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर में। सो ये बेसिकली फार्मूला की वो बेसिस हैं जो मेरा दिल था कि आपको शुरू में बता दी जाए कि 4E जो है, जो एक्सरसाइज है, ये बेस करेगी फार्मूला के सब टॉपिक के ऊपर। फार्मूला क्या होता है, इसमें अलजबरा कैसे इन्वॉल्व होता है, और ये तो सिंपल बेसिक फॉर्म थी। अब मुझे एक बात बताएं, अभी जो आपने एक्सरसाइजेज सॉल्व की सारी, इसमें आपको मैं कुछ बातें यहाँ पे लिखवा देता हूँ शुरू में ही, ताकि आपको वो जो स्टेप्स हैं वो समझ आ जाएं और आप उनको लिख सकें, इसको रेस करें जो भी आपने लिखा। अब आप देखें आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म होती है, जैसे इक्वेशन अभी आपने क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, या सिमिलरली आपने एक इक्वेशन लिखी थी कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 5 कर लें। ये कुछ भी जनरली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने 4D तक ऐसे इक्वेशंस, ऐसी चीज़ों को देखा है अलजबरा के अंदर। अब ये इक्वेशन भी बेसिकली क्या है, ये भी इंस्ट्रक्शंस है ना, हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में बताई जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है हमें, सो इन इक्वेशंस में भी क्या किया जा रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करिए। जैसे देखें, मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू 5, तो आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझे y की वैल्यू परफॉर्म करके यानी कैलकुलेट करके दी जाए। तो जब आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5, ऐसे आपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं 4B के अंदर, 4C 4D के अंदर। आप क्या करते थे कि y इज इक्वल टू x की जगह 5 किया, तो 5 प्लस 3 होता है डिवाइड बाय 2 फार्मूले का, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कटिंग होने के बाद 4 आ जाएगा, मतलब क्या 2 1s are 2 4s are। सो एंड पे मुझे क्या मिला, y की वैल्यू मिली। तो क्या ये भी एक फार्मूला ही नहीं है? इसीलिए 4D के टॉपिक के बाद यानी लीनियर इक्वेशन को पढ़ने के बाद अब आप किस चीज़ का नाम पढ़ने जा रहे हैं, फार्मूला का। सो एक इक्वेशन जो लिखी होती है वो भी बेसिकली फार्मूला ही होता है एक तरह से। और क्यों होता है कि उसमें भी हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं पहली बात, और उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं किस चीज़ के लिए, टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन। और यही सब कुछ हमने करते हुए देखा अपने आप को कि हम 4D तक इक्वेशंस की फॉर्म में सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन करते रहे, कभी प्लस माइनस सारा कुछ। अब यहाँ एक और बात आप समझ लें, पहली बात आपको ये रिलेट कर दिया कि फार्मूला क्यों रिलेट करता है अलजबरा और इक्वेशन के साथ। अब आपको एक और बात याद
रखनी है कि वही रूल इक्वेशन वाला कि प्लस को माइनस में चेंज करना, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना, ये वही रूल है। और ये रूल क्यों है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी एरिया को फाइंड करने का। सो आप नजर आ रहा होगा आपको मिड में, क्या ये इक्वल टू का साइन है? बिल्कुल है। क्या इक्वल के इस तरफ कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, मैंने बताया था, आपको समझाया था टॉपिक। और क्या इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं? तो जब भी आप कोई चीज़ यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट से राइट पे, तो इक्वेशन का जो रूल्स हैं प्लस माइनस वाले और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, वो सारे के सारे क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। सो अब आपको यहाँ पे ये दो बातें समझ आ चुकी हैं कि आपको इक्वेशन का रूल फॉलो करना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत ज़रूरी है समझना, फिर आपको 4 अच्छे से समझ आ जाती है। अब सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि किसी भी एक फार्मूला के अंदर जो अननोन होता है वो एक ही होता है। मतलब कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाय जेड कर लें, तो मुझे x और z की वैल्यू पता होगी तो मैं y निकाल सकता हूं। तो दैट मीन्स अननोन हमेशा एक ही होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर कोई एक अननोन ना हो तो दैट मीन्स आपकी कोई और ट्रिक यहाँ पे यूज जिसके थ्रू आपको अननोन वो फाइंड करना पड़ेगा और फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये तो था कि आपका जनरल सा एक ब्रीफ सा जो है ना वो टॉपिक आपको समझ आ जाए कि फार्मूला आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसका रिलेशन है अलजबरा के साथ। अब आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत आपको लगेगा ईजी कि आपको समझ आ चुकी है कि जो भी इक्वेशन हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू किसी भी फॉर्म में लिखी हुई, और हमें कहा जाएगा कि आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू दी जा रही है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, हम उसको पुट करेंगे, सोल्यूशन आता जाएगा। सो वो सब फार्मूला के अंदर ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये लाइन आपको याद रखनी है कि फार्मूला क्या करता है, इट मेक्स यूज ऑफ वेरिएबल्स, वो वेरिएबल को यूज करता है टू राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कि हमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ये कहा जाता है। और इसका रियल वर्ल्ड से क्या रिलेशन है, अभी आपने देखा था वो टॉपिक जो लिखा मैंने, a इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। अब ये रियल वर्ल्ड से कितना नियर टू है कि कभी भी आपको कोई भी ऐसी एक शेप दी जाए जिसमें कहा जाए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास कोई एक आपकी ज़मीन का कोई ऐसा मतलब जैसे आप प्लॉट लेने जाते हैं कुछ भी, सो उसका एरिया कैलकुलेट कैसे होता है, ये सब चीज़ें इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू होती हैं। आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप स्पीड चेक करते हैं बॉलर की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको वो जो पिच होती है उसका डिस्टेंस तो पता है, वो 22 यार्ड्स होता है। अब बॉलर ने कितना टाइम लिया फ्रॉम वन विकेट टू अदर विकेट उसको थ्रो करने में, जब उसको आप डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो स्पीड आ जाती है बॉलर की। ये क्या है, ये एक फार्मूला है। तो फार्मूला रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है, डिफरेंट फार्मूलाज हैं आपके कैलकुलेशन करने के लिए, वो सारे फार्मूलाज रियल वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं। इसलिए इस टॉपिक का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका पता होना ज़रूरी है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4E की तरफ कि उसमें हमें क्वेश्चन 1 में बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ओके, एक्सरसाइज 4E ही कंटिन्यू होगी। तो पहले 4E को मतलब आपको पता हो कि 4E करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको सोल्यूशन फाइंड करना है कि इफ़ y इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन 1 का जो सोल्यूशन होगा उसमें आपको दिया क्या गया है, इफ़ y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। तो एक बात याद रखिए, मैंने क्या बताया, आपकी जो इक्वेशन होती है वो भी एक तरह का फॉर्मूला ही होता है। सो क्या इक्वेशन है कि y जो है वो 3/5x प्लस 26 जो है इस चीज़ के इक्वल अगर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y को फाइंड करें। y क्वेश्चन मार्क है आपका। व्हेन x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू दे दी गई। तो बड़ा सिंपल है। अब आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है उसको एज इट इज रहने दें उस वेरिएबल को, और जिसकी वैल्यू दी गई है यानी x की वैल्यू दी है उसको पुट कर लें। और हम जब भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे याद रखें हमेशा उसको ब्रैकेट में पुट करना है आपने, ताकि वो मिस्टेक के चांसेस फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्लस 26 एज इट इज़ जो फार्मूले में या इक्वेशन में लिखा हुआ था उसको चलने दें। क्या 5 को 12 से कटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो ये मतलब ये हुआ कि ये 12 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 3 जार क्या होता है 36, तो ये आ जाएगा 36/5 प्लस 26। अगेन अब आप जो एक्सरसाइज 4D जो प्रीवियस वीडियोस हैं सारा टॉपिक यहाँ पे यूज़ होगा। जिसके डिवाइड में कुछ ना हो उसके डिवाइड में 1 होता है। 5 और 1 का एलसीएम आपको पता है, 5 और 1 का एलसीएम 5 हुआ करता है। 5 1s are 5, तो ये आपका 5 एलसीएम आ गया। अब आपको ये जो डिनोमिनेटर है तो 5 बना हुआ है, इस वाले डिनोमिनेटर को 5 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब क्या था, y इज इक्वल टू 36/5 तो था, उसे तो हमने कुछ भी नहीं करना। जो नेक्स्ट 26/1 है इस 1 को 5 बनाना है। दैट मीन्स ऊपर वाली टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम हो गया, इधर रह गया था 36 प्लस यहाँ बताएं 26 5 जार क्या होता है, 26 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 जार 30, 0 आया 3 कैरी,
5 2 ज़ार 10 और 1 3 130, तो 36 प्लस 130 कितना होता है बताएं, 166/5। अब क्या कटिंग हो सकती है, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डिवीजन कर लें। 166/5, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी 1 सॉरी रिमाइंडर आया, 6 नीचे, 5 3 ज़ार 15 अगेन, अब आपका 1 रिमाइंडर। जब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे तो y इज़ इक्वल टू 33 1 होल बाय 5, दैट मीन्स 33 होल 1/5, दैट मीन्स 30। ये आपका आ गया किसका आंसर, y का। सो ये वो फार्मूला का जो टॉपिक आपने शुरू में कॉन्सेप्ट समझा, उसकी बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि कोई भी चीज़, कोई भी इक्वेशन जो फार्मूला बनता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमें क्या कहा गया था, x पुट करके y की वैल्यू निकालें, तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कैलकुलेशन करने की। तो जिस भी आपको चीज़ में ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कैलकुलेट करें कुछ काम, तो वो फार्मूला बन जाता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 2 देखें अब। इफ़ a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी बाई 5, ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसको फार्मूला भी कह सकते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a को फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -3। तो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया। अब आप बड़ा सिंपल है, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स और साथ में ये z लिखा हुआ है और ये डिवाइड हो रही है पूरी टर्म 5 से। अब इसमें आपको क्या करना है, a को फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, जो चीज़ पहले ही सिंगल आउट हुई हुई है, जैसे आप 4D में करते थे, जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको सिंगल आउट करना है, जो चीज़ साथ डिवाइड हो रही है उसे ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई, वो काम यहाँ पे अभी नहीं है। क्वेश्चन 1 और 2 बहुत सिंपल है, जिसको फाइंड करना है वो ऑलरेडी सिंगल आउट हुआ है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर लें। y की वैल्यू क्या थी, -1। मैंने बताया जब भी वैल्यू पुट करें वैल्यू उसको ब्रैकेट में करें, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर एज इट इज लिख दें, -x की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में लिख लें x, और साथ में z है, z की वैल्यू क्या है -3, वो लिख लें। और ये सब कुछ किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। मुझे बताएं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, यानी a की पावर 2 हो तो वो क्या लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a, 2 मतलब मल्टीप्लाई करना। सो क्या -1 का मतलब भी ये नहीं है कि -1 का स्क्वायर जो होगा उसका मतलब है -1 को मल्टीप्लाई करो -1 से। तो मुझे बताएं ना, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 1। सो हमेशा याद रखें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ भी आ गया, लेकिन जनरली ये बात याद रखने की भी है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जब भी उसका स्क्वायर लेंगे हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है आपस में। सो खैर आपके पास आंसर आ चुका है, आप वैल्यूज पुट कर लें। -1 का स्क्वायर ओपन होकर क्या हो जाता है, प्लस का 1 लिख लें, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो अंडरस्टूड है। ये माइनस जब अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, नंबर नंबर से हुआ, तो 2 3 ज़ार 6 और किसका 6 आया, प्लस का, डिवाइड बाय 5, 1 + 6 कितना होता है 7/5। तो बहुत सिंपल था, जस्ट आपको वैल्यूज़ को पुट करना था, आपके पास a का आंसर आ गया और यही आपको फाइंड करना था। अगर चाहें तो इसको सिंपली आप अगर डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2, तो इसका जो सेकंड आंसर बनता है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे करना ज़रूरी भी है बिकॉज आपको पता था कि वो डिवीजन हो सकती है। सो a इज़ इक्वल टू 1 होल 2/5। वैसे दोनों आंसर का मतलब एक ही है, चाहे तो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, प्रीवियस जो आपकी वीडियो है उसमें बता चुका था मैं कि इसमें आप डिवीजन करें या उसको पॉइंट में लाएं, या आपके अपने ऊपर चॉइस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ s इज इक्वल टू 4πr²। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको ये पता हो, जो सिंबल लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हुए PI पाई पढ़ते हैं, और इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। एग्जैक्ट का मतलब जो आप यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में, ये भी जब इसको डिवाइड करते हैं तो 3.1444 वो आगे आता है, वो तो एक राउंड ऑफ। अब पाई इज़ अ मैजिक नंबर, ये मैथमेटिक्स में आप बहुत जगह यूज़ करेंगे। जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, जितने भी आपके पास जो शेप्स होती हैं, सर्कुलर शेप है कोई आपके पास, जब उसका एरिया फाइंड करना हो उसका फार्मूला होता है a इज़ इक्वल टू πr²। r रेडियस होता है, a एरिया होता है, पाई वही नंबर 22/7। सो इसका जो डिटेल जो स्टडी है जब आपके पास आएगी तो आप वहाँ देखेंगे हायर लेवल पे, क्योंकि अभी इतना डिटेल है कि इस पर अलग एक वीडियो बन सकती है कि पाई क्या है, कैसे मैजिक नंबर है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको किसने इन्वेंट किया, कैसे ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है रियल वर्ल्ड के अंदर। सो इसके ऊपर तो हम काफ़ी डिटेल में जब आगे जब क्लासेस आपकी हायर लेवल आएंगी तो वहाँ आप देख लेंगे। यहाँ आपको जस्ट ये याद रखना है कि पाई का सिंबल कैसे लिखा जाता है, इसको पढ़ते क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको वैल्यू दी हुई है 22/7, लेकिन आपको याद भी रखनी है। कभी बार पेपर में या क्वेश्चन में ऐसा होता है कि
कि वैल्यू नहीं दी जाती, वो खुद से याद रखनी होती है। सो अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके पास s इज इक्वल टू 4πr², ये फार्मूला है। जब आप हाइयर लेवल पे जाएंगे आपके पास ये फिगर्स होती हैं डिफरेंट, स्फेयर होता है, एलिप्स होता है, सर्कल होती हैं, इन सब का फार्मूला डिफरेंट फॉर्म में आता है, उसमें पाई को हम यूज़ करते हैं। सो इसका जब सोल्यूशन लिखने जाएंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, कहता है s की वैल्यू फाइंड करें। तो बताएं s का फार्मूला क्या है या इक्वेशन क्या है कि s इक्वल है 4πr² के। पाई इज अ नंबर, आर रेडियस होता है आपका, वैल्यू आपको गिवन है, एस को फाइंड करना है जो ऑलरेडी सिंगल आउट हुई है। मैंने बताया आपको कि अभी आपका काम बहुत इजी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ सिंगल आउट करने की। ओके, अब 4 तो एज इट इज, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दी हुई है 10 होल 1/2। जब मिक्स नंबर को चेंज करते तो क्या तरीका होता है कि ये जो 2 है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10s are 20, 20 + 1 21/2। सो ये वो आर की वैल्यू जो यहाँ हम यूज़ करेंगे। ज़रा सोल्यूशन में आए देखें, एस को फाइंड करना है, ठीक है, 4 एज इट इज़, पाई की जगह पाई की वैल्यू मैंने बताया जिसकी भी वैल्यू पुट करें ब्रैकेट में करें ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। आर की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 21/2 और इसके ऊपर आर के ऊपर क्या था, स्क्वायर, दैट मीन्स इस वैल्यू का स्क्वायर। एक और बात यहाँ पे की पॉइंट की फॉर्म में याद रख लें, कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर या आपको कोई पावर मिले, पावर 3 या पावर 2 कुछ भी, तो दैट मीन्स जो न्यूमिनेटर है उसकी भी पावर 2 है, मतलब ये कहा जा रहा है क्योंकि होल के ऊपर है ना, वो जो डिनोमिनेटर है उसकी भी पावर 2 है। और पावर 2 का मतलब क्या होता है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। ये प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चन था सॉरी उसमें हम देख चुके हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ आपको जस्ट उसको ओपन करना है, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 4 22/7। अभी मैं कोई कटिंग कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करने जा रहा हूँ। तो 21 के स्क्वायर का मतलब कि 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड में 2 के भी ऊपर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेंगे। अब जरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप आर की जो वैल्यू यूज़ कर चुके हैं इसको बेशक आप रेज कर लें और यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को ताकि आपका आंसर इजीली आपको समझ आ जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखें ना 4 × 22/7 जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़। अब 21 जार कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन करें, 21 को 21 से मल्टीप्लाई, 1 1s are 1, 1 2s are 2, मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 2 2s are 4, दैट मीन्स 1 2 + 2 4 441। सो ये जो आपका नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा 441 और डिवाइड में था 2 × 2 कितना होता है 4। सो ये आपके पास ब्रैकेट स्क्वायर ओपन होने के बाद आपके वैल्यू आ गई। अब मैंने वहीं पहले कटिंग नहीं की थी इसीलिए, बिकॉज आई न्यू के कटिंग हो जाएगी बाद में। ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ये ब्रैकेट है, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको पता है मल्टीप्लाई जब चीज़ें हो रही हूँ तो हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं। अब देखें 7 की कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, 7 6s are 42, 44 लिखा था ना, तो 7 6s are 42, कितना बचा 2 2 और 1 कितना बना 21, 7 3s are 21। तो कटिंग कर ली हमने 7 की। अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा हो तो 41 को 7 से डिवाइड करेंगे तब 63 ही आंसर आता है आपका। ओके, अब सारा कुछ कटिंग होने के बाद ये 22 बचा और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और साथ कौन है 63। तो जब इस 63 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 6s are 12, मल्टीप्लाई का साइन, 2 3s are 6, 2 6s are 12। अगेन जब इसको ऐड करेंगे 6 2 और 6 8, 1 और 2 3 और 1 1 3 8 6। तो दैट मीन्स आप इसको अभिषेक रेज कर लें, आपके पास जो s की वैल्यू आई s इज इक्वल टू 1386 और यही आपको फाइंड भी करनी थी। ये था आपका पार्ट 1 जिसमें आपने s की वैल्यू को कहा गया कैलकुलेट करने का और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने का, हमने कर ली और हमारे पास आंसर आ गया। अब सेम यही स्टेप्स जितने भी हैं ये आपको याद रखने हैं, पाए वाली बात को याद रखना है और आपको किस चीज़ को फाइंड करना है। अब आपको सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है कि उसमें आपको क्या कहा गया। यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है वो आपको समझनी है कि जब वेरिएबल सिंगल आउट ना हुआ तो सिंगल आउट कैसे किया जाता है। ओके, अब देखें कहता है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर, आर की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें। अब यानी फॉर्मूला तो सेम है, s इज इक्वल टू 4πr², क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ तो फॉर्मूला भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब r की। और जब आपको s दे दिया गया है यानी s की वैल्यू पता है, r को फाइंड करना है। अब जरा काफ़ी डिटेल में आपने क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे s की जगह s की वैल्यू जो कि आती है 616, ब्रैकेट लगा लें क्योंकि मैं बार बार कहता होता हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन आप लगा लें ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे। 4 × पाई की जगह 22/7 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता हमें, वो फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज रहने दें r²। ओके, अब यहाँ सारा रूल अप्लाई किसका होगा, इक्वेशन का। मैंने आपको शुरू में बताया था फार्मूला बेसिकली इक्वेशन को भी कहते हैं, इक्वेशन का ही दूसरा नाम समझ लें या फार्मूला को इक्वेशन कहते हैं, ये आपको अपने माइंड में रखना है। अब इक्वेशन का रूल क्या कहता है कि ये 4 यहाँ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट मीन्स मैं लिखूंगा 616/4, इधर क्या रह गया मेरा 22/7 ब्रैकेट के अंदर जो पाई की वैल्यू थी और साथ में रह गया r²। अब 616/4 कितना होता है, यहाँ साइड पे डिवाइड करके चेक कर लें, 616/4, 4 1s are 4
माइनस करेंगे 2, 1 नीचे आएगा, 4 5 ज़ा 20, 1 बचेगा, 6 नीचे आ गया, 4 4 ज़ा 16, दैट मीन्स टोटली डिवाइड कर दिया गया, नो रिमाइंडर। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 154, ये इसको डिवाइड करने से आई, इज इक्वल टू 22/7 इधर है ही है एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर, और साथ में जो आर स्क्वायर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है। इस सब को रेस कर लें, एक लाइन लगा लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आप इस क्वेश्चन को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे बताएं ये 22/7 क्या हो रहा है, ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 154 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 22, ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि आपको मिस्टेक आपके माइंड में ना रहे कि ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड था है क्या। अब 154 7 जार, क्योंकि 7 यहाँ हो रहा था डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 7 जार क्या होता है, 7 4 जार 28, 8 आया 2 कैरी, 7 5 जार 35 और 2 37, 7 आया 3 कैरी, 7 1 जार 7 और 3 10, दैट इज़ 1078। तो आपके पास जो नंबर यहाँ आ गया वो आ गया 1078 इज इक्वल टू 22, और साथ में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इस 1078 को 22 से क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, क्योंकि 22 आर से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ब्रैकेट थी, यहाँ मैंने ख़त्म कर दी, ये इंटेंशनली की है मैंने ताकि आपको पता हो कि ब्रैकेट लगी हो तब भी उसका मतलब है मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट ना लगी हो यानी दो नंबर और वेरिएबल कभी साथ लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये काफ़ी डिटेल में फंडामेंटल अलजबरा में बता चुका हूँ, सिर्फ बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें भूलें मत। अब ये 22 वहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स 1078 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 2 1 जार 2 1 जार, और यहाँ पे 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 1 कैरी 2 9 जार 18, तो ये आ गया 539/11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको इसकी डिवीजन करनी है, दैट मीन्स 539 को 11 से डिवाइड करना है, 11 4 जार 44, माइनस करेंगे 3 में से 4 जाते नहीं, कैरी लिया 13, 13 में से 4 गए 9, ये 9 नीचे उतर आया, 11 9 जार 99, दैट मीन्स आपका जो सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो क्या आ जाएगा 49, यानी 539/11 इक्वल होता है 49 के, और ये पूरी टर्म इक्वल होती है आर स्क्वायर के। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये कि आपको आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं कहा गया था, आपको कहा गया था आर की वैल्यू फाइंड करें। दैट मीन्स आपको क्या करना है अब यहाँ पे, अब चैप्टर नंबर 1 का वो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कहा करता हूँ जो चीज़ आपने पढ़ ली हो उसको याद रखना है, वो भूलनी नहीं है, वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूज़ होती है। सो यहाँ पे आर स्क्वायर है और मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर का ऑपोजिट, क्योंकि इक्वेशन का रूल क्या है कि जो भी चीज़ हो रही हो उसको ऑपोजिट करना है, प्लस हो रहा हो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड करना है। तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, बिल्कुल ठीक, स्क्वायर रूट उसका ऑपोजिट होता है। अब मैं यहाँ से ये चीज़ खत्म कर रहा हूँ बिकॉज आप ये कर चुके हैं पहले। अब मैं यहाँ पे इसके बाद का जो आंसर है वो यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया था ना आपके पास, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है और ये क्वेश्चन ऐसा कि आपको समझना जरूरी है। तो टेकिंग, अब यहाँ लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट, अब चाहे तो पूरी लाइन लिखें चाहे आप सिंबल डाल लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। उससे होगा क्या कि जब मैं 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर पे इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब 49 का स्क्वायर क्या होता है, आप फाइंड कर चुके थे पहले भी कि 7 का स्क्वायर होता है, यानी अंडर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और आर की वैल्यू 7 आ गई, ये आपका आंसर है। अब यहाँ आपके क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू उसने कहा था आर की, याद रखें चैप्टर नंबर 1 आपको मैंने बात बताई थी, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, ये आप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसलिए कि ये पॉजिटिव क्यों आया, यहाँ नेगेटिव साइन भी आ सकता था कैसे। मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी किसी चीज़ का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो +-3 आएगा। वो क्यों कि +3 मल्टीप्लाई बाय +3 करें, ये साइड पर लिख रहा हूँ मैं, यानी +3 को +3 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 9 आता है, बिकॉज +++3 3 9। और अगर यही काम मैं करूँ साइन चेंज करके माइनस के साथ करूँ तो मुझे बताएं अब क्या होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9। तो याद रखें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर हमेशा +-3 आता है। तो उसने शुरू में इसलिए कह दिया था कि पॉजिटिव वैल्यू लेट करनी है, आपने नेगेटिव वैल्यू लेट नहीं करनी। और वैसे भी याद रखें रेडियस जो होती है वो लेंथ होती है, सर्कुलर शेप के अंदर जो लेंथ होती है उसे रेडियस कहते हैं, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जाके काम आएंगी क्लास 6 के अगले चैप्टर्स के अंदर भी, और जो क्लास 7 है उसके अंदर भी ये पॉजिटिव वैल्यू, ये प्लस माइनस का आ जाना स्क्वायर रूट के अंदर। सो ये सब जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है मैं वहाँ ट्राई करता हूँ कि आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ जो आपको यहाँ भी काम आए और आगे जो क्लासेज हैं वहाँ भी काम आए। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग। अब इससे पहले वाले 3 क्वेश्चंस में उसने हमें कहीं भी नहीं बताया कि वो किस चीज़ का फार्मूला बता रहा है, उसने फार्मूला का इवन नाम भी नहीं यूज़ किया, उसने जस्ट हमें इक्वेशंस दी, कहा गया ये वैल्यूज़ निकालें, हमने निकाल ली, बात खत्म। अब यहाँ पूरी बात बता रहा है पहले कि द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ए ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू 1/2BH। और ये बिल्कुल ठीक भी है कि जब भी आपको कोई ट्राइंगल की शेप दी जाए, जब उसको आप फाइंड करने जाएंगे तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो ये होगा। तो दैट मीन्स जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसमें सबसे पहली जो आप इंफॉर्मेशन जो आपको मिली वो ये कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 1/2 यानी फ्रैक्शन की फॉर्म, और बी और एच ये फार्मूला है। अब अगली बात पूरी एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें बी क्या है, बी जो है आपकी बेस है, और एच क्या है, एच आपकी हाइट है। अगर आप ट्राइंगल को कभी बनाए ना, ये शेप होती है ट्राइंगल की ऑलमोस्ट। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है इसको हाइट बोलते हैं, ये जो वर्टिकली ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हाइट कहेंगे, और ये जो आपकी होती है इसको बेस कहते हैं। ये बात भी आपको यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो इसी बेस के ऊपर है, तो आपको बातें पता होनी चाहिए अभी से कि ट्राइंगल क्या होती है, उसमें हाइट क्या होता है और बेस। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाएं, इस फॉर्मूले में आपको उसने बता भी दिया ये किसके लिए है, वेरिएबल क्या है, ये पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। तो हमारा काम क्या है, अब हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। तो कहता क्या है कि फाइंड बी और एच बताया जा रहा है, ए को फाइंड करें। बड़ा आसान है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है 1/2, बी की वैल्यू पता है कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख लें ब्रैकेट के अंदर। एच जो साथ लिखा हुआ है दैट मीन्स कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगेगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एच की वैल्यू 45 और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बताएं कटिंग हो रही है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 1s are 2 10s are 20। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि 10 सेंटीमीटर, ये जो लिखा हुआ बच गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 45 सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे एक बात बताएं, ये क्या हो जाएगा जब नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 10 45 से मल्टीप्लाई हुआ 450, ये सेंटीमीटर, जब इस सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर है। अब यहाँ एक और बात समझ लें, वेन एवर 2 वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, जब भी 2 सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई किए जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो हमेशा उनकी पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पावर क्या थी, जहाँ कुछ ना लिखा हो तो 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, इस बेस के ऊपर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। कभी भी आप किसी चीज़ का एरिया चेक करेंगे ना, तो उसमें जब सेंटीमीटर मतलब लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी आपने देखा होगा रेक्टेंगल का एरिया लिखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा होता है, आपका स्क्वायर का एरिया लिखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा होता है। वो इसलिए कि 2 सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, जो भी यूनिट आपका होगा वो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, कोई भी यूनिट हो, जब वो वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर ऐड हुआ करती है। इसी बात को एक और तरीके से समझा देता हूँ, जैसे कि सी की पावर 3 थी, मल्टीप्लाई किया सी की पावर 5 से, अगेन वेरिएबल सेम है ना सी, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो सी की पावर 8। तो ये रूल आपको याद रखना है। ये कुछ बातें मैं बार कह रहा हूँ, अलजबरा इतना बड़ा एक टॉपिक है, मैंने 4वीं में बात बहुत दफ़ा कही थी कि अलजबरा इतना एक कंप्लीट टॉपिक है कि वो बहुत जाके पढ़ते हैं आप हायर लेवल। तो ये जो छोटी बीच में की पॉइंट्स आते हैं, बेसिक्स आती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको आगे काम आनी है और ये आपको यूज़ आते नज़र भी आ रही हैं। तो जहाँ क्वेश्चन में जो चीज़ आपने यूज़ की वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर बना, क्यों बना मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सो ये था आपका ए पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो बहुत ज़्यादा ईजी था, जस्ट आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, फार्मूला उसने बता दिया था किस चीज़ का। अब सेकंड पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आपको वेरिएबल को मैनेज भी करना है। कैसे जरा देखें, सेकंड पार्ट है, अगेन फार्मूला तो वही है ना, a इज इक्वल टू 1/2BH, मतलब क्वेश्चन तो वही चल रहा है। अब कहता है a मैं आपको बता रहा हूँ कि a 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, b भी बता रहा हूँ, आप मुझे हाइट बताएं उसकी, यानी h फाइंड करके बताएं। तो a की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, फार्मूले की 1/2 एज इट इज। बी की जगह बी की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, मैंने बहुत बार कहा वेरिएबल की वैल्यू ब्रैकेट में लिखा करें। एच हाइट है, आपको फाइंड करनी है, एज इट इज रहने दें। 2 10 के साथ क्या हो सकता है, कटिंग हो सकती है, बिल्कुल, 2 1s are 2 5s are, तो बड़ा सिंपल हो गया ना। इधर रह गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कटिंग होने के बाद इधर भी रह गया 5 सेंटीमीटर ब्रैकेट के अंदर समझ लें, और साथ में क्या रह गया एच क्या है हाइट जो आपको फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, मुझे बताएं ये एच और 5 सेंटीमीटर क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको, तो जब वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है ये एच के इक्वल। सो अब मुझे बताएं क्या होगा, कटिंग होगी, 5 1s are 5 6s are 30,
अब सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब, यहाँ पे एक बात याद रखें, इसको जब मैं लिखूंगा आपकी आसानी के थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिख रहा हूँ, 6 बचा कटिंग होने के बाद, नंबर तो आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या, ये नहीं है कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर का मतलब होता है चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड में सेंटीमीटर एक दफ़ा है, तो यहाँ ये भी कटिंग हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। सो जो आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये की पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं कि ये सेंटीमीटर, अब मैं खाली करता कि कटिंग करता और लिखता कि कैंसिल आउट हो गया और 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया, समझ ना आती। तो वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में इसलिए बताया करता हूँ चीज़ों की, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाया करती है, लेकिन वो इसलिए कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो ज़रूरी हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है जो आपको आगे लॉन्ग टर्म में जाके काफ़ी हेल्प आउट करता है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या पूछा गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जरा कॉन्सेप्ट चेंज होने जा रहा है। पहले प्रीवियस जो 4 क्वेश्चन थे, हमें फार्मूला दिया गया, हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू क्या हो गया, हमारे पास आ गई, जो भी अननोन था, ए था, बी था, वाई, कुछ भी हो सकता था वो। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन 5 में फार्मूला को खुद से बनाना है। दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको जब समझ आ जाए तो एक्सरसाइज जितनी भी आगे आने वाली एक्सरसाइज 4F है आपकी, या कभी भी आपको कुछ जो ऐसी बात, तो वो आपको आ जाती है समझ के फार्मूला बनता कैसे है। अब जरा 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ए पार्ट सॉल्व करूंगा। आपको ए पार्ट के सोल्यूशन के लिए बात को समझना है कि आपको स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। फार्मूला बनाना है, किसका बनाना है, प्रोडक्ट लें। किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम रखना है आपने पी। ये सारा कुछ मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको जो लिखा हुआ है। प्रोडक्ट पी लें, किसका, 3 नंबर्स का, और नंबर कौन कौन है, एक्स, वाई और जी। मुझे बताएं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है आप मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको तीनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और प्रोडक्ट का नाम मैंने क्या रखना है, ये भी मुझे खुद बताया जा रहा है ए पार्ट के अंदर। सो जो पी का फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा कि एक्स, वाई और जी तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं मल्टीप्लाई के लिए कलर डिफरेंट चूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक्स, वाई और जी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताएं जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको एक साथ लिख लिया करते हैं। सो पी इज इक्वल टू एक्स, वाई, जी, ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना दिया 3 नंबर का। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक्स की ये वैल्यू है, वाई की ये वैल्यू है, जेड की ये वैल्यू है, फाइंड पी, कितना आसान है आपके लिए। सो ऐसे फार्मूले बनते हैं, ऐसे वो रूल बना करता है जिसको बाद में हम सॉल्व करते हैं हमारे पास जब कुछ चीज़ें लिखी आती हैं। सो ये वो कॉन्सेप्ट था जिसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा ए पार्ट, इसीलिए मैं आगे अब बी पार्ट जो है वो थोड़ा जल्दी करूँगा बिकॉज आपको समझ आ चुकी है कि करना क्या है। सम मीन्स एडिशन, और सम का नाम क्या रखना है, एस, तो एस नाम रख लें। किसको ऐड करना है, स्क्वायर ऑफ पी। तो पी का स्क्वायर मैथमेटिक्स में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो इंग्लिश की फॉर्म है ना, वर्ड फॉर्म एक्सप्लेन करके बताया है, मैं लिखूंगा तो आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स में। सम करना है, सम का मतलब होता है ऐड करें, ऐड कर दिया। किसको ऐड करें, क्यूब ऑफ क्यू, तो क्यू का क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है। तो बेसिक क्या हो गया, फॉर्मूला बना दिया, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। बात समझ आ गई है ना। क्या करना है, जो चीज़ कही जाए, प्रोडक्ट कहा तो प्रोडक्ट किया, सम कहा तो सम किया, यही लिखा होता सब्ट्रैक्ट तो माइनस कर देते, यानी जो बात लिखी हुई है वही काम करना है। और किसको मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी स्क्वायर ऑफ पी को क्यूब ऑफ क्यू में ऐड करें। हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया, दैट वाज योर बी पार्ट। अब देखें सी पार्ट में आपको क्या चीज़ कही गई है। कहता है एवरेज फाइंड करें। एवरेज बहुत इजी है फाइंड करना। अब अभी जो है ना वो प्लेयर्स की एवरेज चेक करते हैं। बाबर आजम की एवरेज देखी आपने। एवरेज कैसे निकलती है कि लेट्स सपोज एक वर्ल्ड कप में 10 मैचेस हुए हैं। अब 10 मैचेस के जो स्कोर हैं, फर्स्ट स्कोर में 50 स्कोर किया, फिर 75, फिर उसके 10 स्कोर हैं, फिर वो 0 पे आउट हो गया, फिर 3 स्कोर है। ये जितने भी स्कोर हैं इनको ऐड करते जाएं, जितनी भी इनिंग्स हैं। और अगर नंबर ऑफ 10 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इनिंग्स है लेट्स सपोज, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 6, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो हम बता देंगे कि एवरेज इतना स्कोर किया उसने। अब एवरेज का मतलब ये होता है कि उसने इतना, एवरेज स्कोर का मतलब ये नहीं कि हर इनिंग में इतना स्कोर है, कभी वो 0 पे आउट हुआ है, कभी 50 की है, कभी 100 की है। सो ऐसे एवरेज कैलकुलेट होती है। आपको पता है बेसिक लेवल एवरेज की जो होती है, या आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एवरेज की। अब जब इस चीज़ को मैं अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा, ये मैंने समझाया है एवरेज का मतलब आपको। अब यहाँ मुझे कह रहा है एवरेज का नाम रखना है आपने कैपिटल ए, ठीक है रख लिया। और एवरेज किस चीज़ की आपको फाइंड करनी है, एवरेज फाइंड करनी है आपको 4 नंबर्स की। कौन कौन, एम एन पी एंड क्यू, यानी 4 नंबर की एवरेज। तो उसका मतलब होगा मैं इन चारों नंबर को ऐड करूंगा, ऐसा तरीका बताया था अभी आपको। एम एन पी और क्यू को ऐड किया
4 नंबर हैं तो डिवाइड बाय 4 करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यही अगर होता एम एन एंड पी तो मैं डिवाइड बाय 3 करता। यही होता एम एंड एन तो मैं 2 नंबर को ऐड करता, डिवाइड बाय 2 करता, बात खत्म हो जाती। दैट मीन्स कि आपकी एवरेज डिपेंड करती है कितनी चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, तो उतनों पे ही उसको डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास बड़ा सिंपल फॉर्म में आपके पास चीज़ों का आंसर आ जाया करता है। ये था आपके पास सी पार्ट, जिसमें आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा किसे कहते हैं, और आपने फार्मूला भी बनाया जो कि आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज का। डी पार्ट, लास्ट पार्ट, टाइम का फार्मूला बनाएं और टाइम का नाम रखें टी, कैपिटल टी। तो ठीक है, टाइम का फार्मूला बना दिया, और टाइम का फार्मूला ऐसे बनाना है आपको कि वो मिनट्स के अंदर हो, इन मिनट्स। और किसके लिए बनाना है, फॉर अ ट्रेन जर्नी, यानी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, और उस जर्नी में आपने कितना टाइम लगाया, ए ऑर्स एंड बी मिनट्स, यानी आपका जो टाइम लगा वो मतलब ऑर्स के अंदर अगर करें तो वेरिएबल ए डिनोट करता है, और बी में करें तो मिनट। मैं इसको लिखने के बजाय ना पहले आपको एक बात समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप लाहौर जा रहे हैं, आपको 4 आवर्स और 30 मिनट्स लगे। मैं कहता हूँ मुझे बताएं, आपको मिनट में बताएं, मुझे और में आपका आंसर नहीं पसंद आया, मुझे मिनट्स में बताएं कि कितने मिनट्स लगे आपको। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बहुत इजी है, इस 4 और को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज 1 और में 60 मिनट होते हैं, और उसमें ये 30 मिनट ऐड कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ चलो करके बताओ। तो 4 60s आर 240 प्लस 30, आप कहेंगे सर 270 मिनट्स लगे हमें लाहौर तक जाने में। अब आपका आंसर किस में आ गया, मिनट्स में। सो यही बात यहाँ रिलेट करें वेरिएबल में, क्योंकि जनरल फॉर्म ना वेरिएबल मुश्किल लगती है कि वेरिएबल में कैसे बात हो रही है, इसीलिए एग्जांपल के थ्रू समझाना काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। अब ए ऑर्स है, तो ए को जब भी और को मिनट में करना हो क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। तो मैं ऑलरेडी जो फार्मूला बना रहा हूँ वो इसी तरह बना रहा हूँ 60A, और मिनट्स को उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 60A प्लस बी। अब देखें, अब अगर मैं आपको ए और बी की वैल्यू दे दूं कि मुझे कहीं जाने के लिए 10 आवर्स लगे, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला बना हुआ है 60 से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू पुट की, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा, और मिनट्स अगर लगे तो वो ऐड हो जाएंगे, फार्मूला बन जाएगा। सो ऐसे चीज़ों को रिलेट करना है आपने। अब रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है आपको, देखें, आपको बेसिकली आपने कभी जर्नी तो की होगी, लाजमी नहीं है ट्रेन जर्नी, आप बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस जर्नी में जो टाइम लगा उसको फार्मूला बना दिया कैलकुलेट करने का मिनट्स में। ऐसे ही फार्मूला सेकंड का बन सकता है, ऐसे ही फार्मूला डेज को कन्वर्ट करते हैं हम आवर्स में, वीक्स को कन्वर्ट करते हैं डेज में। सो ये सब बातें जो मैंने शुरू में कहा था, और अभी एंड पे एंडिंग भी उसी बात पे कर रहा हूँ कि फार्मूला एक बहुत रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप अपनी रियल एग्जांपल्स को यूज करते हुए बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि आपको कैसे वो नजर आता है अप्लाई होते हुए, और इक्वेशन का क्या रोल है फार्मूला के साथ, कैसे अप्लाई होता है अलजबरा, ये आपने डिटेल में देखा एक्सरसाइज के अंदर। सो ये आपका था एक्सरसाइज 4E की जो बेसिक टॉपिक कॉन्सेप्ट, और साथ में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, जो आगे क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। आई होप जो कॉन्सेप्ट आपको वो समझ आ चुका होगा। स्टिल अगर कोई बात आपने पूछनी हो, करनी हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।